स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है छोला डायनेस्टी। छोला डायनेस्टी रिसेंटली इज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ न्यूमरस इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द रिसेंट टाइम। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली शिवाजी महाराज का जो नेवल इंसिग्निया था उसको इंडिया का नेवल इंसिग्निया डेजिग्नेट किया एंड शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला गया। So at that time, South Indian historians criticized entire NDA regime by highlighting the naval achievements of the Chola dynasty. Similarly, recently, Mani Ratnam, who is very famous movie director of the South India, उन्होंने एक मूवी रिलीज की that is PS1 और पोन्नियिन सेल्वन 1। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो हाउ दिस पोन्नियिन सेल्वन इज रिलेटेड टू द छोला डायनेस्टी? व्हाट वेर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द छोला डायनेस्टीज जिसके वजह से इनको एंशियंट टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टीज माना गया? एंड देयर आफ्टर छोला डायनेस्टीज की नेवल अचीवमेंट्स क्या है जिसके वजह से साउथ इंडियन मीडिया एज वेल एज साउथ इंडियन हिस्टोरियंस ने एंटायर एनडीए रेजिम को क्रिटिसाइज किया। तो अगर आपको ये सारे सवालों का जवाब चाहिए देन लेट्स मूव ऑन टू द today's session जिसमें we will see about the political, social, economical and thereafter other certain miscellaneous development of the Chola dynasty. तो let's start one by one. तो सबसे पहले the Chola period is basically divided across the three different segment. एक है अर्ली छोलास जो संगम लिटरेचर के अराउंड है। संगम लिटरेचर का जो पीरियड है वो एंशियंट इंडिया में इज समवेयर अराउंड 200 BC से लेके 300 AD तक का है। Thereafter 300 AD के बाद we have found that these cholas automatically lost significance and they remain as a feudatory in the ancient India. And thereafter 8th century से लेके 12th century ये पर्टिकुलर पीरियड जो है वो पीरियड माना जाता है पीक टाइम ऑफ दी छोलास, जिसमें इनको इंपीरियल छोलास भी बोला जाता है। वाई इंपीरियल? बिकॉज आपने सुना होगा दैट ब्रिटेन इज द इंपीरियल पावर। तो जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था वैसे ही एंशियंट टाइम में छोलाज हैड कॉलोनाइज सर्टन कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट डे साउथ ईस्ट एशिया। तो उनके बारे में भी देखेंगे एंड आफ्टर फिर लेटर छोलाज। तो लेटर छोलाज मतलब 13th सेंचुरी के ऑनवर्ड छोला डायनेस्टी का सिग्निफिकेंस अचानक से अपने आप कम हुआ एंड देयर आफ्टर विद द अटैक ऑफ मलिक काफूर एंटायर छोला डायनेस्टी कोलैप्स। तो रफली हम पहले पॉलिटिकल इवोल्यूशन देखेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आफ्टर सोसाइटी एंड देयर आफ्टर फिर आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर आफ्टर आर्ट एंड कल्चर ऑफ द छोला डायनेस्टी। तो अर्ली छोलास ऑब्वियसली दिस इज द पीरियड ऑफ द संगम लिटरेचर एंड संगम लिटरेचर में छोलास के बारे में लिख के रखा है कि उनकी जो टेरिटरी थी वो रफली मॉडर्न डे तमिलनाडु से लेके साउथर्न आंध्र प्रदेश तक की थी। एंड इन दिस पर्टिकुलर टेरिटरीज छोला ने रूल किया विद देयर कैपिटल एट उरायूर एंड देयर आफ्टर एट पुहार। ये उरायूर एज वेल एज पुहार दोनों भी मॉडर्न डे तमिलनाडु में ही है। ओके, एंड देयर आफ्टर इनके ग्रेट किंग के बारे में भी संगम लिटरेचर में लिख के रखा है जिनका नाम है कराईकाल। नाउ व्हाई कराईकाल इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द अर्ली छोला डायनेस्टी? तो बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ वेन्नी। ये वेन्नी अगेन एक तंजावुर के अराउंड का एक प्लेस है, मॉडर्न डे तंजावुर इज इन तमिलनाडु अगेन। तो इन दिस बैटल ऑफ वेन्नी कराईकाल हैड डिफीटेड अ कॉन्फेडरेसी, मतलब द combined army of Cheras, Pandyas and 11 smaller chieftain of the Tamil Nadu. And इनको हराने के बाद entire Tamil land, that is land below the Kaveri river, तो कावेरी रिवर के नीचे वाला जो land है it fell into the hand of the Chola dynasty. And thereafter Karaikal is also famous. Why? बिकॉज ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड को काट के सारी जमीन को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आए, बिकॉज ऑफ विच लोगों की जो वेल्थ है तमिल लैंड में वो बढ़ी एंड दैट्स व्हाई कराईकाल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट रूलर। तो ऐसे दूसरे भी ग्रेटेस्ट एंशियंट रूलर थे तमिल लैंड में। फॉर एग्जाम्पल सेनगुट्टुवन, चेरा का नाम भी हमने सुना है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंशियंट किंग में कराईकाल का भी नाम लिया जाता है। एंड इज वन मोर वर्क इज बेसिकली कलानाई डैम। ये है रिवर कावेरी के ऊपर एंड ये वाला जो डैम है वो आज भी आपको दिखेगा। ऑब्वियसली मॉडर्न वर्जन का डैम है बट कावेरी रिवर का वो डैम, कावेरी रिवर के ऊपर डैम डालने का जो अर्लीस्ट वर्क है दैट इज ऑफ कराईकाल। तो फ्रॉम संगम लिटरेचर विच वर कंपाइल्ड इन तमिल लैंग्वेज समवेयर अराउंड 2nd century BC से लेके 3rd century AD तक, तो इससे हम लोगों को अर्ली छोलास के बारे में पता चलता है। सो फ्रॉम 3rd century ऑनवर्ड, ओके,
द तमिल लैंड जो है इट गॉट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर डायनेस्टीज, राइट। सो सबसे पहले सातवाहनाज आए, ओके, देर आफ्टर फिर इक्ष्वाकुस के बारे में हमने सुना, देर आफ्टर वी ऑल्सो हर्ड अबाउट सर्टन डायनेस्टीज, जैसे चालुक्याज वेर देर आफ्टर पल्लवाज वेर देर, फिर राष्ट्रकूटाज वेर देर, पांड्याज वेर देर। तो ये सारी जो छोटी छोटी या फिर छोटी बड़ी जो डायनेस्टीज है उनको वापस से हराने का काम छोलाज ने चालू किया फ्रॉम 9th सेंचुरी ऑनवर्ड। एंड ये जो 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी एडी तक का जो पीरियड है उसको छोला डायनेस्टी में बोला जाता है इंपेरियल छोलाज। इंपेरियल क्यों? बिकॉज अगेन इन वन लाइन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में छोला रूलर्स ने इंडिया के बाहर की कंट्रीज में अपना अपना रूल एस्टेब्लिश करना चालू किया। वो कैसे किया देखेंगे, ओके। बट सबसे पहले तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, वो तो माइनर फ्यूडेटरीज थे 3rd सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी एडी तक। एंड 9th सेंचुरी एडी में विजयालया अगेन एस्टेब्लिश सुप्रीमसी ऑफ द एंटायर छोला डायनेस्टी, ओके। तो उन्होंने कैसे किया? बाय कैप्चरिंग तंजावुर बाय मुत्तरियार्स। तो मुत्तरियार्स एक लोकल चीफ्टेन थे, नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट इनको हरा के दे कैप्चर्ड तंजावुर एंड इंपीरियल छोलास का जो कैपिटल है वो बन गया तंजावुर। जो अर्ली छोलास थे उनका कैपिटल कौन सा था? तो उरायूर एंड पुहार, एंड इनका जो कैपिटल है दैट इज तंजावुर। अगेन ऑल थ्री आर इन द मॉडर्न डे तमिलनाडु इटसेल्फ। तो विजयालया was succeeded by his son, that is Adityavan. Adityavan is credited by defeating the entire Pallava dynasty. तो पल्लवा इस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उनको हराने का जो क्रेडिट है दैट गोज टू द आदित्यवन, एंड आदित्यवन इज फॉलोड बाय द प्राणतका। तो प्राणतका जो है ही हैड डिफीटेड द पांड्यन रूलर्स। So these three earlier king, they had basically established the supremacy of Cholas again in the entire Tamil land, that is land below the Kaveri river. And there, sorry, barabar, Kaveri river. And Pranataka is later on followed by the greatest king of this dynasty, Rajaraja I, who is also known as a Ponniyin Selvan, जिसके ऊपर अभी recently मणिरत्नम की मूवी बनी है। तो पोन्नियिन सेल्वन जो है उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे जिसके वजह से इनको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है? तो सबसे पहले द एक्सटेंट ऑफ द छोला एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पोन्नियिन सेल्वन स्टार्ट्स फ्रॉम डेक्कन रीजन, मतलब समवेयर अराउंड तुंगभद्रा रिवर जो है, ओके, जो डेक्कन का एकदम साउथर्न टिप है वो तुंगभद्रा रिवर के अराउंड आता है, दैट इज मॉडर्न डे कर्नाटका। तो तुंगभद्रा के नीचे वाला जो सारा का सारा टेरिटरी है दैट वाज कैप्चर्ड बाय पोन्नियिन सेल्वन। तो कावेरी रिवर के ऊपर तक का टेरिटरी इन्होंने कैप्चर किया, ओके। देयर आफ्टर ही हैड आल्सो डिफीटेड वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ द कल्याणी। कल्याणी इज इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र ऑब्वियसली। सो ये वाला जो रीजन था इनको इन्होंने हरा दिया था बट अनेक्स नहीं किया। इनकी जो टेरिटरी थी वो अप टू रिवर तुंगभद्रा ही थी, दैट इज मॉडर्न डे कर्नाटका। And thereafter he is also responsible for the construction of the Rajarajeshwara temple. This Rajarajeshwara temple जो है is also known as the Brihadeshwara temple. तो ये जो temple है it is dedicated to the Shiva, okay, and thereafter he had also patronized a Buddhist monastery at the Nagapattinam, and thereafter he was succeeded by his son, again one of the greatest ruler, that is Rajendra I. Now as far as Rajendra I is concerned, okay, तो Rajendra I is responsible for the conversion of the Chola dynasty from the normal Tamil power to the great imperial power. Rajendra I जो है, he basically first of all captured area up to river Ganga. तो जो कोस्टल एरिया का अप टू रिवर गंगा है, ओके, वो उन्होंने कैप्चर किया, एंड thereafter he sent expedition to the entire south eastern Asia. So from this map you can clearly see कि भाई छोलास का जो टेरिटरी था वो तुंगभद्रा रीजन जो है उसके नीचे वाला था, बट तुंगभद्रा रीजन से कोस्टल एरिया में, ओके, दे हैड स्प्रेडेड देयर इन्फ्लुएंस टू द एंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इसमें म्यांमार भी है, देयर आफ्टर आपका कंबोडिया वाला रीजन है, लाओस वाला रीजन भी है, थाईलैंड म्यांमार भी है, मॉडर्न डे सिंगापुर भी है, एंड देयर आफ्टर एंटायर इंडोनेशियन आर्चिपेलागो भी इसमें आता है। सो छोलास हैड बेसिकली सेंट द एक्सपीडिशन, देयर मिलिट्री कमांडर, इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस एरिया। And you can clearly see if they wanted to send military expedition to this area, तो इतना घूम के जमीन पे से तो जाएंगे नहीं, obviously they had very huge naval force under them, जिनके बारे में देखेंगे थोड़े टाइम में। तो via naval expedition they had spreaded the influence of the Chola dynasty to the entire Southeast Asian region. And since this fellow had captured area up to river Ganga, ईस्टर्न कोस्टल लाइन से अप टू गंगा तक पहुंचे थे ये, तो दैट्स व्हाई ही आल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाई कोंडा, मतलब
डिफीटर ऑफ द गंगा और कॉन्करर ऑफ द गंगा। तो गंगाईकोंडा उन्होंने अपने को टाइटल लिया एंड ही एस्टेब्लिश अ सिटी कॉल्ड एज गंगाईकोंडा छोलापुरम। तो इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी ये तंजावुर इनका कैपिटल था, ओके। एंड आफ्टर जो गंगाईकोंडा छोलापुरम है वो एक कोस्टल एरिया में इन्होंने एक सिटी बनाई एंड वहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल भी एस्टेब्लिश किया। तो रामेश्वरम टेम्पल जो है इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगम। तो उसको अर्लीस्ट टाइम में कंस्ट्रक्ट करने का जो पूरा क्रेडिट है दैट गोज टू दी राजेंद्र वन। And apart from that, he also established one more temple, that is Gangaikonda Cholapuram temple at Tanjavur. तो तंजावुर में हमें दो टेम्पल मिलते हैं, दैट इज बृहदेश्वरा टेम्पल एंड गंगाईकोंडा छोलापुरम टेम्पल। ये दो टेम्पल अलॉन्ग विद ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ओके, ये तीन जो टेम्पल है इसको आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये भी है, ओके, मार्क भी है। दिस आर क्वाइट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ द एंशियंट छोलास की द्रविड़ आर्किटेक्चर या फिर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर का एपिटोम जो है वो इन दिस 3 टेम्पल्स आपको दिखाई देगा। तो राजेंद्र वन का जो बेसिक व्हाट यू कैन से इज दैट द बेसिक अचीवमेंट और द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वी कैन से दैट इट लाइज इन द converting the entire Chola dynasty from the minor Tamil dynasty to the imperial power। and imperial power कैसे कि ये तो इन्हीं की टेरिटरी थी डायरेक्टली, बट उनका इन्फ्लुएंस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था, दैट इज अप टू इंडोनेशिया। एंड देयर आफ्टर राजेंद्र वन के बाद वी कैन सी दैट छोला पावर जो है वो अगेन थोड़ी सी कोलैप्स होना चालू हुई। सो राजेंद्र वन का जो टाइम पीरियड है दैट इज अप टू 1044 AD, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है नॉर्थ इंडिया में एट दैट टाइम किसका इन्वेजन हो रहा था दोस्तों, तो गजनी का इन्वेजन हो रहा था, राइट। तो गजनवीड का जब इन्वेजन इंडिया पे चल रहा था नॉर्थन साइड पे, तो छोलाज वेर इंक्रीजिंग देयर फुटप्रिंट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया, जिसके बारे में हमने वो दूसरे वीडियो में बात की है, दैट इज इन्वेजन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। एंड देयर आफ्टर फिर लेटर छोलाज, ओके। तो Kolatunga I and Kolatunga III, these are considered as the last greatest Chola ruler, and Kolatunga III के बाद the fortune of this dynasty collapsed। पांड्या डायनेस्टी अगेन ये एरिया में स्ट्रॉन्गर बन गई एंड देयर आफ्टर 1309 से लेके 1312 तक द ग्रेट मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिनका नाम है मलिक काफूर, तो वो पद्मावत मूवी में जो दिखा उसको भूल जा, वैसे एक्चुअल में कुछ था नहीं। मलिक काफूर वॉज अ वेरी ग्रेट मिलिट्री कमांडर और मलिक काफूर हैड लेड अलाउद्दीन खिलजी's एंटायर साउथर्न एक्सपेडिशन। तो 1309 से लेके 1312 तक साउथ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज थी, बी इट होयसलाज या फिर बी इट काकतियाज ऑफ वारंगल, बी इट पांड्याज और बी इट छोलाज, ये सब की सब मलिक काफूर के आगे हार गई थी। हमारे पास एविडेंसेस भी है कि 1309 में मलिक काफूर रामेश्वरम टेम्पल तक पहुंच गया था एंड रामेश्वरम टेम्पल को लूटने का काम मलिक काफूर ने किया था। तो जो एंटायर साउथ इंडिया में जो छोलास का राज चल रहा था दैट वी हैव सीन कि फ्रॉम संगम पीरियड से लेके अप टू 1309 से लेके 1312 तक छोला डायनेस्टी वाज देयर। सो ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1500 इयर्स तक ये छोला डायनेस्टी एंशियंट टाइम में थी एंड दैट्स व्हाई छोला डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ द एंशियंट इंडिया, ओके। देयर आफ्टर फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ना, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न हम लोगों को इंपीरियल छोलास का एडमिनिस्ट्रेशन पता है, लेटर छोलास का एडमिनिस्ट्रेशन पता है। संगम पीरियड में मतलब जो अर्ली छोलास जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ऐसा सच पता नहीं है। क्यों नहीं पता उनका एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उन्होंने कुछ ज़रा लिख के नहीं रखा, बट इंपीरियल छोलास एंड लेटर छोलास ने अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें लिख के रखी थी। तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो किंग was the supreme authority and thereafter king जो है he had divinity of kingship associated with him। king was considered as a representative god on the earth and king के जो idols है मतलब king की जो मूर्तियां है वो temples में भी आपको मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र वन एंड उसके पहले राजा वन, इनके कुछ कुछ आइडल आज भी बृहदेश्वरा टेम्पल के वॉल पे लगे हुए हैं। तो किंग इक्वेटेड देमसेल्फ विद द गॉड और डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे भी देखोगे कि किंग इज इक्विवेलेंट टू गॉड एंड सब्जेक्ट मतलब प्रजा है वो उनसे नीचे है। तो डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप वाज देयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में किंग का ही सिक्का चलता था। तो किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। As far as provincial administration is concerned, then their empire was divided into provinces। ये provinces को मंडलम बोला करते थे and provinces were further divided into वलनाडुस and नाडुस। तो मंडलम के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडुस, ठीक है। तो ये वाले जो बेसिक
एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थे इसके चीफ कौन थे? तो मंडलम का जो चीफ था, ओके, तो वो जो था वो रॉयल ब्लड या फिर रॉयल पर्सन ही हुआ करता था। एंड एज फार एज वलनाडु एंड नाडूज इज कंसर्न, देन नत्तर नाम का एक चीफ हुआ करता था हु यूज्ड टू बी द चीफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देयर आफ्टर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड देयर आफ्टर इनके पास एक विलेज असेंबली भी थी। तो इंडिया में आज आपने सुना होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जेनेसिस जो इंडिया में है दैट वी कैन ट्रेस टू द छोला डायनेस्टी। तो छोला डायनेस्टी में विलेज सेल्फ असेंबली हुआ करती थी जिसका नाम था ऊर्स, URS, इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो ऊर्स के बारे में इन्होंने काफी डिटेल में लिख के रखा है इन दी उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्राणतका वन है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें उन्होंने सबसे पहले बता के रखा है कि ईच विलेज जो है वो 30 वार्ड में डिवाइड होता था एंड हर एक वार्ड जो है वो अपना मेंबर विलेज काउंसिल में भेजता था। तो अगर आपको विलेज काउंसिल में जाना है तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। जैसे कि आज अगर आपको ग्राम सभा का मेंबर बनना है तो आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स ऑफ एज, आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो वैसे अगर आपको विलेज काउंसिल का अगर मेंबर बनना है तो कुछ क्राइटेरियाज है। तो क्या क्राइटेरियाज है? पहले तो आप लैंड ओनर होने चाहिए, ओके। सो 4th वैली ऑफ लैंड मस्ट बी ओन। तो वैली इज द लोकल यूनिट ऑफ तमिलनाडु एट दैट टाइम। देयर आफ्टर आपका खुद का घर भी होना चाहिए और वो आपका खुद का होना चाहिए, रेंटल नहीं होना चाहिए। आपका जो एज है वो अबो 30 ईयर्स एंड बिलो 70 ईयर्स ही होना चाहिए। एंड देयर आफ्टर यू शॉल हैव द नॉलेज ऑफ वेदास बिकॉज जो लॉज हुआ करते थे एट दिस टाइम दे वर इंस्पायर्ड बाय द वैदिक ट्रेडिशन। So these were quite important qualifications that were there if you want to get yourself elected to the village assembly. And thereafter कुछ disqualification criteria भी इन्होंने दिए थे। जैसे आज भी अगर आप MP MLA देखोगे या इवन जो ग्राम पंचायत का मेंबर देखोगे तो उनके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं। तो क्या है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया? तो यू हैव बीन द मेंबर ऑफ द असेंबली फॉर 3 ईयर। तो आप एक ही बार में इसमें इलेक्ट होके जा सकते थे 3 साल के लिए। तो अगर आप 3 साल के लिए ये विलेज कमेटी या फिर विलेज काउंसिल के मेंबर हो तो उसके बाद में आप ये पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर वापस नहीं बनोगे, ओके। फिर आपका जो अकाउंट है समथिंग लाइक एन इनकम टैक्स वो प्रेजेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को। तो अगर आपने आपका अकाउंट गवर्नमेंट को नहीं दिया है देन ऑल्सो यू कैन गेट डिस्क्वालिफाइड। देयर आफ्टर फिर आपने कोई तो सिन कमिट किया है, सिन मतलब कोई क्राइम कमिट किया है आपने, सिंपल। एंड देयर आफ्टर फिर यू हैव स्टोलन द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। सो इफ यू हैव कमिटेड एनी वन ऑफ दिस थिंग देन यू आर लायबल टू गेट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द विलेज काउंसिल। और ये जो चीज़ है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो ये दिस इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को छोला के लोकल असेंबली के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है एंड वी कैन इक्वेट दिस इंफॉर्मेशन विद द प्रेजेंट डे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जिसमें वार्ड का कंसेप्ट भी है, जिसमें क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट भी है। एंड देयर आफ्टर फिर छोला आर्मी, ऑब्वियसली अगर पूरा साउथ ईस्ट एशिया आपको कैप्चर करना है या फिर लैंड अप टू महाराष्ट्र या फिर लैंड अप टू आपको गंगा कैप्चर करना है देन इनकी आर्मी वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट। देन छोला आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू आर्मी एंड नेवी। तो दे हैड आर्म फोर्सेस आल्सो एंड नेवल फोर्सेस आल्सो। एज फार एज आर्म फोर्सेस आर कंसर्न देन इनकी आर्मी 3 इस इसेंशियल पैरामीटर्स में डिवाइड होती थी। सबसे पहले तो एलिफेंट, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। तो एलिफेंट मतलब हाथियों वाला, कैवलरी मतलब घोड़ों वाला आर्मी एंड इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर। एंड देयर आफ्टर दे ऑल्सो हैड द नेवल फोर्सेस। नेवल फोर्सेस में हमने देखा था कि एंटायर साउथ ईस्ट एशिया के रीजन तक का इन्होंने एरिया कैप्चर करके रखा था एंड दे यूज्ड टू कॉल बे ऑफ बंगाल एज छोला लेक, ओके। तो इनकी जो आर्मी है वो 70 रेजिमेंट में डिवाइडेड थी एंड इन ऑल इनके पास 1.5 लाख ट्रेन सोल्जर थे, जिसके वजह से दे कुड इजीली कैप्चर द एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू गंगा एंड देयर आफ्टर द एरिया ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो छोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड देयर आफ्टर फिर व्हाट वर द सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द छोला पीरियड वो भी देखनी पड़ेगी। तो एज फार एज सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द छोला पीरियड इज कंसर्न देन दिस सोसाइटी वाज इंस्पायर्ड बाय द वेदा। आपने देखा था कि अगर आपको विलेज असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको वैदिक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। व्हाई दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज देयर? बिकॉज सोसाइटी वाज रन एज पर द नॉलेज ऑफ वेदा। तो वैदिक नॉलेज में ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट,
caste system has been the pain of India since Mauryan period onward. जो अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम है, जिसको आप अंतर्ज्या भी बोलोगे, जो रेफरेंस हमें मिलता है आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से, एंड दैट बुक इज ट्रेस टू द मौर्यन पीरियड. तो मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड कास्ट सिस्टम जो इंडिया में डेवलप होना चालू हुआ बाय छोला पीरियड और इंपीरियल छोला पीरियड, वो अच्छी तरीके से सोसाइटी में एंट्रेंच हो गया था. ओके तो इन्होंने भी दो कास्ट के बारे में बता के रखा है, वल्नगाई एंड देयर आफ्टर इडंगाई. तो ये दो टाइप के कास्ट थे. ओके दो मेजर कास्ट सिस्टम ऑफ द साउथ इंडिया थी. Thereafter, as far as position of the woman is concerned, then position of the woman जो है वो वैदिक पीरियड ऑनवर्ड इंडिया में डिटेरियोरेट हो ही रही थी, मतलब खराब हो ही रही थी. सो इन पोजिशन ऑफ द वुमन सती प्रैक्टिस वॉज देयर. Thereafter, फिर prostitution and polygamy was also there, and thereafter, फिर देवदासी system had also entrenched to itself. It's a very unfortunate practice जहाँ पे पेरेंट्स बेसिकली मदर एज वेल एज फादर अपनी डॉटर को टेम्पल को दान कर देते थे, एंड thereafter that daughter is basically considered as a servant of the temple, that is देवदासी. एंड इन दैट कैपेसिटी फिर उनका एक ही काम होता था कि जो टेम्पल डांसर्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, एज अ टेम्पल डांसर्स बन के रहो, एंड दे यूज टू सर्व द प्रीस्टली क्लास, जिनमें उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था. दिस सिस्टम इज सो बैड कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर आर्टिकल 22 and 23 दिस देवदासी सिस्टम इज अल्टीमेटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया. एंड thereafter फिर एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, देन मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदुइज्म पे, तो एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि 9th, 10th एंड 11th सेंचुरी में साउथ इंडिया में हिंदुइज्म रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे. तो अर्लीस्ट सेंट जो थे दैट इज अलवार एंड नैनार्स. अलवार वेयर वैष्णवित फॉलोवर, नैनार्स वेयर शैवित फॉलोवर. तो ये जो सेंट है वो भी आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द छोला पीरियड मिलेंगे. एंड इवन यू कैन कंसिडर दैट द रिवाइवल ऑफ द हिंदू रिलीजन जो हुआ by Adi Shankaracharya and thereafter Ramanuj, that happened under the overall auspices of the Chola dynasty. As far as education is concerned, then education में टेम्पल एंड मठ ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे. एंड टेम्पल एट मठ में आपको क्या सिखाया जाएगा, तो वेदा, संस्कृत ग्रामर, रिलीजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीजियस फिलोसॉफीज. तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती थी. एंड सिंस द संस्कृत वॉज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द वेदा, संस्कृत ग्रामर एज वेल एज रिलीजियस फिलोसॉफी इन दिस टाइम, जो मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर अवेलेबल है वो भी सारा का सारा हमारे पास है संस्कृत लिटरेचर. तो संस्कृत लिटरेचर इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से हम लोगों को मिला है. सो एग्जाम्पल भी हमारे पास रामायणा का संस्कृत वर्जन है जिसको आप कंब रामायणा बोलोगे. एंड thereafter पेरिया पुराणम भी है इनके पास. तो पेरिया पुराणम मतलब ऑब्वियसली पुराण का जो साउथर्न वर्जन है. पुराण लिखे कब गए थे, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका साउथर्न वर्जन. अगेन रामायणा कब लिखा गया था, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका साउथर्न वर्जन हमारे पास अवेलेबल है. And after socio-economic condition, then we have got the art and culture of the Chola dynasty. Then temple construction में obviously we have discussed the three temple, बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाईकोंडा छोलापुरम टेम्पल एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल. ये जो तीन टेम्पल है टुगेदर दे आर कॉल्ड एज अ ग्रेट छोला टेम्पल. और इनको क्या है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथर्न इंडिया. तो ये जो तीन टेम्पल बनाए थे, ओके, दोज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो ये पिक्चर भी है, फोटो भी है. ओके, दिस इज बेसिकली द बृहदेश्वरा टेम्पल जो राजा वन ने बनाया था. thereafter फिर स्कल्पचर, तो इनके टेम्पल के ऊपर न्यूमरस स्कल्पचर्स आर देयर. ओके, नॉर्मल इमेजेस भी देखोगे तो ये जो इनका जो विमाना है इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स इन्होंने लगाए थे. एंड किंग के स्कल्पचर्स भी हम लोगों को मिले हैं. सो वी हैव फाउंड द स्कल्पचर ऑफ द राजा वन एज वेल एज राजेंद्र वन. thereafter फिर नटराज का एक ब्रॉन्ज स्टैचू है. ओके, सो दिस इज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज बिलोंगिंग टू द छोला पीरियड. ये भी हम लोगों को मिला है. सो इट शोज द मेटलर्जी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपको ये मेटल का स्टैचू बनाना है तो मेटल का नॉलेज एंड मेटलर्जी मतलब मेटल से निकला हुआ स्टैचू का नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो नटराजा का जो ये है स्कल्पचर वो भी हमको मिला है. एंड देयर पेंटिंग which were basically construed on the or they were constructed or they were painted on the wall temple. ये भी काफ़ी important है. Okay, तो wall paintings of the Chola dynasty is also something that we have got to know. So in this short session दोस्तों you must have got to know कि छोला डायनेस्टी जो है वो लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है इंडिया की बिकॉज 1300 से 1500 ईयर्स तक दे वर रूलिंग द सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया.
They are also considered as a great because they had a great king, Raja Raja I, and thereafter Rajendra I. They are also considered great because they had initially started imperialism in the entire world. तो in the entire world मतलब जब महमूद ऑफ गजनी का इन्वेजन जब नॉर्थ इंडिया में हो रहा था तब साउथ इंडिया क्या कर रहा था, तो साउथ इंडिया एट दैट टाइम इंडिया के बाहर जाके साउथ ईस्ट इंडिया कैप्चर, साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और ये कौन कर रहा था, तो छोलाज ही कर रहे थे। And Cholas also had one of the greatest army of the late ancient and the early medieval period, and their army consisted of army as well as navy. तो 1.5 लाख ट्रेन सोल्जर इनके पास थे, इनके पास नेवल फोर्स थी, इनके पास कैवलरी थी, इनके पास इन्फेंट्री थी और इनके पास एलिफेंट फोर्सेस भी थे। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, क्या आपको लगता है छोला डायनेस्टी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ द एंशिएंट इंडिया? राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर श्योर। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ओके, सो अल्टीमेटली ओके, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है। सो गाइज, ओके, सो दिस इज द लास्ट बैच ऑफ द GS फाउंडेशन कोर्स दैट वी आर कमिंग आउट विद। ओके, एंड दिस इज क्वाइट affordable, we can say that, because if you use my coupon code SNLive, then you can get the admission at very cheaper rate or best possible discounted rate. And in this particular price, what are you getting? Then you are getting obviously expert faculty का direction, जिसमें मैं खुद आपके लिए history के lectures पढ़ाऊंगा। Thereafter, you will also be getting mentor support, answer writing practice. So everything is included in this course, and this is the last batch that we are going to कैरी आउट इन दिस ईयर। तो ये बैच में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो द नेक्स्ट बैच जो है वो प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर ही हमारा खुलेगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी देन ऑब्वियसली यू शॉल ज्वाइन द बैच। अगर आप 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोनों बैचेस में आपको ये डेफिनेटली फायदा देगा। एंड प्लीज यूज द कूपन कोड टू अवेल द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड फाइनली गाइज, दिस आर माई 2 ग्रुप्स। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट चाहिए या फिर इफ़ यू वांट टू सॉल्व यूपीएससी रिलेटेड MCQs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड, या फिर आपको ये स्लाइड का ही एक्सेस चाहिए, देन प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप्स। आपको ये सारी की सारी चीज़ें मेरे ग्रुप पे मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली गाइज, छोलाज ग्रेट थे कि नहीं, इसके बारे में आपको क्या लगता है ये ज़रूर लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। सो विल स्टॉप द सेशन गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।